चलो एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी में मानव प्रजनन तंत्र लेक्चर नंबर 2 है ना। कल हम लोग पढ़ लिए थे कि मानव प्रजनन क्या होता है ना। उसका सिस्टम देख लिए थे, कौन सा सिस्टम होता है, कहाँ होता है मानव प्रजनन तंत्र जी। उसको बोलते हैं श्रोणि गुहा। कहाँ बोलते हैं? श्रोणि गुहा है ना। यानी इसको बोलते हैं पैल्विक्स रीजन कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पैल्विक रीजन, और क्या बोलते हैं जी हिंदी में? श्रोणि गुहा। ठीक है, देखो इसको बोलते हैं क्या, इसको इस एरिया को बोलते हैं हम लोग वक्ष गुहा। क्या बोलते हैं इसको? वक्ष गुहा यानी थोरिक्स कैविटी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, उदर गुहा कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, और इसको बोलते हैं क्या जी, पैल्विक्स कैविटी, या आप बोल सकते हैं पैल्विक्स रीजन बोलते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे क्या, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रोणि गुहा कहते हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, जनन अंग पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो इतना हमने पढ़ लिए थे, है ना। इसमें भी जान गए थे कि मानव प्रजनन तंत्र क्या है, और आप लोग को बताए भी थे कि इसमें अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में उठे तो डायरेक्टली अभी के अभी मतलब यहाँ पे पूछ देना है ना। लजाना उजाना नहीं है, न शर्म करना है, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ आवर बॉडी, है ना। ये सिर्फ क्या है जी, हमारे जैसे एक उंगली होता है, चाहे एक जैसे मुंह होता है, नाक कान जैसे होता है, उसी प्रकार से ये भी एक हमारे शरीर का एक अंग ही है ना। और बायोलॉजी के छात्र होने के कारण, होने के जो बायोलॉजी के छात्र है वो इस सब पूछने में अगर लजाएगा तो वो आगे अपना मतलब ज्ञान को डेवलप नहीं कर पाता है। ठीक है, तो याद रखिए कि बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के क्या उसको बोलते हैं, अब बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप दम बेझिझक किसी भी चीज को आराम से पूछ सकते हैं, है ना। कोई वहां पे थी नहीं शर्माना लजाने वाला ये बातें नहीं होती हैं, क्योंकि जानना है। अगर आपको जानना है तो आपको सवाल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हम कल पढ़ाए थे मानव जनन तंत्र। हम बताए थे कि ये अलग अलग जीवों से क्या होता है जी, ये ज्यादा विकसित होता है ना। फिर हम ये भी बताए थे कि ये इसमें जो होता है एक लिंगी होता है, नर जनन अंग अलग और मादा जनन अंग जो होता है वो अलग होता है ना। ये हम बता देते थे आप लोगों को। इसमें जो होता है लैंगिक जनन अंग एक पुरुषों में अलग होता है, मादा में अलग होता है, और दोनों में क्या होता है जी, ग्रंथियां भी यानी ग्लैंड भी रहता है। ठीक है, इतना हम बता दिए थे। हम ये भी बताए थे कि नर जनन अंग में जो प्रथम अंग जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, वृषण बोलते हैं, यानी टेस्टिस कहते हैं, और मादा का क्या बोलते हैं जी, अंडाशय यानी ओवरी कहते हैं, है ना। दोनों देखो, दोनों जो होता है दोनों में सहायक अंग भी होते हैं। क्या होते हैं छोटे? दोनों में सहायक अंग, उनमें उसको सहायता करने वाला अंग भी यहाँ पे होता है, और ये परिपक्व होके शुक्राणुओं का सब का निर्माण करता है ना। फिर देखो हम यहाँ बताए थे कि आदमी जो होता है यानी मानव जो होता है वो सजीव प्रजनक होता है। सजीव प्रजनक यानी क्या उसको बोलते हैं जी, हाँ, यानी बच्चे को जब जन्म देता है, यानी जरायुज भी कहते हैं इसको, है ना, यानी भीवी पैरस कहते हैं इसको, समझे क्यों? क्योंकि ये बच्चे को जन्म देता है ना। इसमें जानते हैं आप हैं कि इसमें शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु जो होता है वो वृषण में, और अंडाणु जो होता है वो ओवरी में जन्म लेता है, मतलब क्रिएट होता है। ठीक है, फिर आप लोग को हम बताए थे कि शुक्राणु जो होता है वो स्थानांतरण होके, हम बताए थे फिर कि वीर्य कैसे बनता है, तो बताए थे कि वहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या होता है जी, कुछ प्रोटीन निकलता है और जाकर कहाँ पे संचित हो जाता है। देखो हम बताए थे कि यहाँ पर देखो ये क्या है जी, प्रोस्टेट ग्लैंड है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड से कुछ प्रोटीन निकलता है, प्रोटीन निकलकर और यहाँ पे जाके इसमें से संचित इसमें हो जाता है, समझे। फिर क्या होता है छोटे, यहाँ पे तुम देखोगी तो देखो इधर, फिर तुम देखो यहाँ की इधर से क्या होता है, शुक्राणु बन के क्या यहाँ पे शुक्राशय में आके यहाँ पर जमा हो जाता है। तो जब इसमें जमा हो जाएगा
तो समझो कि क्या हो जाएगा जी यहाँ पे, तो यही वाला यहाँ से प्रोटीन और यहाँ से शुक्राणु मिलकर ही क्या बनता है जी, वीर्य बनता है। क्या बनता है, वीर्य। मतलब क्या होता है जी यहाँ पर, सीमेन इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सीमेन, है ना। और सीमेन का रंग कैसा होता है जी, उजला होता है, उजला, है ना। ये गाढ़ा होता है, उजला गाढ़ा, बोलो इसको, गाढ़ा होता है। समझे, ठीक है, कोई यहां पर दिक्कत नहीं। तो ये हम आप लोगों को बता चुके थे, समझे। और ये वीर्य जो है क्या होता है, जो हमें भी बताए थे कि वीर्य जो है वो, जैसे हम बताए थे कि कोई मेल और फीमेल शारीरिक संबंध बनाता है, तो उस समय क्या होता है जी, ये स्थानांतरित होता है पेनिस के द्वारा, या इसको बोलते हैं शिश्न के द्वारा स्थानांतरित होता है फीमेल के विजाइना में, यानी उसको बोलते हैं योनि में, ठीक है। पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन होता है और फिर क्या बनता है जी, निषेचन कर होता है, और निषेचन के दौरान युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। इतना हम आप लोगों को ये सब टॉपिक पढ़ा चुके थे, ठीक। फिर जाइगोट के बाद भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण के बाद फिर क्या होता है जी, वहां पे बच्चे का निर्माण होता है, और प्रसव क्रिया के द्वारा वो फिर से शिशु बाहर आ जाता है ना। आपने पढ़ा है कि ये देखो, ये जितना भी क्रिया होता है ये यौवना आरंभ के बाद होता है। यौवना आरंभ मतलब क्या, किशोरा अवस्था के बाद होता है ना। बहुत सारे लड़कियों का, लड़कों का जन्म थी, विवाह जो है वो किस में होता है जी, किशोरा अवस्था में ही हो जाता है, समझे ना। बहुत सारे किशोरा अवस्था में ही हो जाता है। तो ये क्या है, ये नहीं होना चाहिए, ये डेंजरस होता है। अगर किसी फीमेल का या मेल का किशोरावस्था में ही अगर ब्याह हो रहा है तो वो बहुत ही डेंजरस होता है। क्योंकि मान लो कि कोई भी लड़की है, उसकी 15 साल में ब्याह हो गया, है ना। वो जब माँ, तो आराम से है कि वो 1 साल के अंदर में बेबी को कथी कंज्यूम कर लेगी, है ना। क्योंकि 12 साल से ही तो क्या होता है जी, अंडाशय से अंडाणु बनना शुरू हो जाता है। अब मेल में भी क्या होता है, 12 साल से ही क्या होता है, शुक्राणु बनना शुरू होता है। और जब शुक्राणु और क्या मिल जाएगा जी, अंडाणु जब मिल जाएगा तो निषेचन भी हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा तो फिर वहां पे जाइगोट भी बन जाएगा, और जाइगोट बन जाएगा तो बेबी का निर्माण भी हो जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ पे कोई भी गर्ल जो है 16 साल, 15 साल, 14 साल, 17 साल पर अगर वो क्या करती है, माँ बनने के लिए, माँ अगर बनती है तो उसमें बहुत सारा रिस्क भी होता है ना। बच्चे का डिलीवरी अच्छा से नहीं होता है ना। तो ये सब बहुत सारा प्रॉब्लम उसमें आता है, जिससे कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़की जो होती है, जो माँ होती है, वो मर भी जाती है। बच्चे पे भी असर पड़ता है ना। देखो, एक लड़की को माँ बनने का एकदम सही एज जो होता है वो 20 से लेके 30 साल के दम एज है ना। इसके बीच में वो मतलब देखो, इसके बीच में अगर वो गर्भवती होती है, तब इसके बीच में उसको कोई लगभग चीज, अगर मान लो कि बॉडी जैसा कमजोरे है उसका तो एक अलगे बात है, लेकिन एक हेल्दी फीमेल को इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है ना। आराम से, मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी जो कहा जाता है ना, वो इस एज में होता है, समझे। तो इसीलिए देखना, सरकार जो है लगैले था कितना जी, 18 साल के बाद ही आप विवाह कर सकते हैं, उससे पहले अपने बेटा बेटी का विवाह नहीं करेंगे। लड़का के 21 साल दिए हुए था, ठीक। अब ये बढ़ा दिया गया है, अब कितना कर दिया गया है जी, लड़की के 21 कर दिया है, लड़का के लगभग 24 या 23 कर दिया गया है। 24 कर दिया गया ना, 24 कर दिया गया है, समझे। तो ये यहाँ पर किया गया है। अब आप लोग जानने में करते हैं कि लड़का जो होता है, यानी जो मेल होता है, उसमें वृद्ध तक, जब बूढ़ा भी हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं कि 70-80 साल के बूढ़ा में भी स्पर्म बनता है, ठीक। लेकिन फीमेल में अगर तुम यहाँ पर देखती हो तो फीमेल में 50 साल के बाद जो है वो माँ बनने को तैयार नहीं रहेगी, है ना। उसको बोलते हैं, क्या हो जाता है, उसको मीनोपॉज हो जाता है। यानी इसमें से पहला क्या हो जाएगा जी, पीरियड जो होता है, मासिक चक्र, वो खत्म हो जाता है। मासिक चक्र जैसे ही खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटी वो माँ बनने को रेडी नहीं होती है, समझे ना। तो इतना हम आप लोगों को पढ़ा दिए थे।
आज हमारा टॉपिक क्या है जी? पुरुष जनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समझे? अब यहाँ से पहले एक क्वेश्चन आते हैं, पहले ये आना चाहिए कि ये होता कहाँ पे है, तो ये भी याद आप रखिएगा। कहाँ पे होता है छोटू? कौन से? श्रोणी। क्या उसको बोलते हैं? श्रोणी गुहा। कोई दिक्कत? यानी पेल्विक्स रीजन में यहाँ पे होता है ना? ठीक। ये कहाँ होता है जी? याद रखना कि पुरुष जनन तंत्र श्रोणी गुहा मतलब क्या? कि पेल्विक्स रीजन में अवस्थित होता है। अवस्थित मतलब क्या जी? रहता है। ठीक छोटे। इसके अंतर्गत क्या होते हैं जी? एक जोड़ा वृषण होता है। कितने जोड़ा वृषण होते हैं? एक जोड़ा। एक जोड़ा कहने का मतलब क्या? एक जोड़ा मतलब दो वृषण होते हैं, दो वृषण होते हैं। छोटे तुमसे पूछ दिया गया, बताओ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तुमसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो प्राइमरी ऑर्गन होता है, यानी प्राइमरी मतलब फर्स्ट यानी प्राथमिक ऑर्गन जो होता है उसका क्या नाम है? इसको से पूछे थे। वृषण। क्या होता है जी? वृषण, है ना? और फीमेल में प्राइमरी ऑर्गन जो होता है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन होता है जी? रिप्रोडक्टिव अंग बोल सकते हैं उसको, अंडाशय बोलते हैं, है ना? क्यों बोलते हैं वहां पे उसको? क्योंकि मेल में वृषण में ही क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है, और फीमेल में क्या होता है जी? वहां पे अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं, है ना? पहले आप लोगों को लिखिए, ये वाला होमवर्क में बना के लाना है। ठीक? हाँ, फोटो फलानवा दिन हाई वाला फोटो आप लोगों को फिगर में बना के लाना है, और ई वाला दोनों, हाँ दो गो आप लोग को दोनों फोटो बना कर लाना है। खींच सकते हो, खींच लो, और नीचे करके लास्ट में खिलाए, लास्ट में हाँ। समझें जी? तो यहां पर याद रखिएगा कि पुरुष जनन तंत्र के में क्या क्या आता है जी? यहाँ पर वृषण होता है ना? फिर क्या होता है? सहायक नलिका के साथ साथ एक जोड़ा ग्रंथि भी होता है ना? तथा बाह्य जननेंद्र भी यहाँ पे शामिल होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए इतना चीज यहाँ पर ये शामिल होता है। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक वृषण में दो अंडा, यानी प्रत्येक पुरुष में क्या होता है जी? दो अंडाकार वृषण कोश के उदर यहाँ पे लिखता, उदर गुहा के बाहर क्या होता है जी? दोनों जांघों के बीच यहाँ पर अवस्थित रहता है ना? जैसे तुम यहाँ पे फिगर में आप लोगों को हाँ मारे लेंगे, झपड़िया देंगे खींच के, समझा ना? चलो पढ़ा देखो यहाँ पे ये क्या है जी? यहाँ पे दोनों जांघों के बीच में क्या होता है? एक यहाँ पर एक रचना होता है ना? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? वृषण इसको कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पर देखो तो याद रखना ये कहाँ होता है जी? उदर गुहा के नीचे होता है ना? ये उदर गुहा है, इसके उदर गुहा के नीचे यानी पेल्विक रीजन के पास में होता है ना? यहाँ पर याद रखना वृषण कोश, यानी यह वृषण कोश त्वचा का एक मोटा खोल मतलब होता है ना? यहाँ पे क्या होता है जी? वृषण कोश में क्या होता है? यहाँ पे एक नीचे खोल यानी एक त्वचा होता है ना? जन्म लेने के पहले वृषण उदर गुहा के, देखो जब बच्चा जन्म लेता है तो वृषण जो होता है ना वो उदर गुहा में ही रहता है, समझी? फिर उसके बाद जो है 1 महीना 2 महीना के बाद जो है वो क्या आता है यहाँ पर जी? वृषण कोश में टेस्टिस चला आता है, समझी? तब याद रखना वृषण कोश में एक संकीर्ण मार्ग के द्वारा उतर आते हैं। बताया ना कि पहले क्या होता है? वृषण कहाँ रहता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो कहाँ पे रहता है वृषण? उदर गुहा में रहता है।
वहां से फिर क्या होता है जी, एगो यहाँ पे संकीर्ण मार्ग होता है। कौन सा मार्ग होता है जी? संकीर्ण मार्ग होता है, और इस मार्ग के द्वारा ये उतर आता है ना, कहाँ पे? स्कॉटम जिसको बोलते हैं। स्कॉटम मतलब क्या? वृष्ण कोश बोलते हैं उसको, है ना। अपने साथ भ्रूणीय वृक्क का कुछ भाग रुधिर वाहिनियां, है ना, तथा तंत्रिकाओं के साथ वृष्ण रज्जु मतलब यहाँ पे होता है स्पर्मेटिड कॉर्ड का निर्माण करता है। समझे? अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देखो, शरीर के में वृष्ण उदर गुहा के बाहर एगो क्या होता है जी, यहाँ पे एगो थैला यानी धानी के रूप में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? वृष्ण कोश, है ना। क्या होता है जी? शरीर के बाहर में, है ना, एक थैला जैसा एक रचना होता है। उस रचने को हम लोग क्या बोलते हैं जी? वृष्ण कोश कहते हैं, जहां पर वृष्ण अवस्थित होता है। समझे? कोई दिक्कत यहाँ पे? और देखना, वृष्ण कोश वृष्णु के तापमान, यानी देखो वृष्ण कोश जो होता है वृष्णु के तापमान को, यानी शरीर के तापमान से कितना जी? 2 से 2.5 डिग्री जो होता है सेंटीमीटर कम, यानी शरीर के तापमान, शरीर का तापमान पहले होता कितना बताओ? हाँ, शरीर का तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। समझे? तो 37 डिग्री सेल्सियस से कितना कम रहेगा जी? 2 से लेके 2.5 डिग्री कितना क्या रहता है जी? ये कम रहता है। क्यों कम रहता है? क्योंकि वृष्ण में शुक्राणु का निर्माण होता है। वृष्ण में किसका निर्माण होता है जी? शुक्राणु का निर्माण होता है ना। याद रखना, ये एनसीईआरटी का लाइन है। समझे? एनसीईआरटी का लाइन क्या है तो मतलब क्या है जी? समझो कि ये तुम्हारा परफेक्ट, अगर तुमको मान लो कोई अगर गलत भी कर देता है तो तुम उसको चैलेंज कर सकते हैं कि एनसीईआरटी का लाइन है। भारतीय भवन वाला में थोड़ा सा अगर इधर उधर रहेगा ना तुमको थोड़ा सा लपेट लेगा सब, लेकिन ई वाला से एकदम परफेक्ट रहेगा। समझी? कम रखने में क्या करता है जी? यहाँ पे सहायता करता है। वृष्ण कोश जो होता है वो वृष्ण को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या रखता है जी? कम रखने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि वृष्ण में क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है ना। कोई यहाँ पर दिक्कत? ठीक, तो सब यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं। अच्छा, इसी में चलते हैं, थोड़ा सा पहले आगे बढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे एक वयस्क मतलब क्या? जवान आदमी, है ना। उसमें जो होता है वृष्ण जो होता है वो अंडाकार होता है ना, अंडा के समान होता है। उसकी लंबाई कितना होता है वृष्ण का जी? 4 से लेके 5 सेंटीमीटर तक होता है। इसकी लंबाई कितना होगा जी? वृष्ण का लंबाई कितना? 4 से लेके 5 सेंटीमीटर तक होता है। इसकी चौड़ाई जो होता है 2 से लेके 3 सेंटीमीटर होता है। इसकी चौड़ाई कितना है जी? 2 से लेके 3 सेंटीमीटर तक होता है ना। प्रत्येक वृष्ण में क्या रहता है जी? 250 गो यहाँ पे कक्ष रहता है। क्या रहता है? कितना जी? 250 गो। एगो में कितना? 250 गो। तो 2 गो में कितना? 500 कक्ष होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? वृष्ण पालिका, है ना। या इसको बोलते हैं टेस्टिक्यूलर, क्या है? लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं छोटे इसको? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स बोलते हैं। तुमसे पूछ दिया जाएगा, बताओ वृष्ण के अंदर में वृष्ण पालिका कितना होता है? 500। एगो में होता है 250, और दोनों मिलाकर कितना होता है जी? है ना। ये इम्पोर्टेंट है, समझें, ये सब इम्पोर्टेंट है यहाँ के लिए भी, और कोई नीट का एग्जाम दे रहा है उसके लिए भी। समझी? तो सबके लिए यहाँ पर क्या है जी? इम्पोर्टेंट रहता है ये। अब देखो, वृष्ण कोश उदर गुहा के साथ है क्या जी? इंगुइनल नाल, यानी क्या बोलते हैं? इंगुइनल नाल जो होता है द्वारा संबंध रहता है ना। एगो नाल होता है, एगो नली होता है। इस नली के द्वारा क्या रहता है जी? उदर गुहा से इसको में संबंधित रहता है ना। अब उसके बाद देखो,
अगर कभी किसी कारणवश आंत या कोई अंग क्या जी इंगु इनल नाल से होते हुए वृषणकोश में आ जाता है तो इस अवस्था में हम क्या बोलते हैं जी, इंगुअन हर्निया। क्या बोलते हैं इसको जी, हर्निया नामक जानते हैं। यानी हम लोग ये जानते हैं कि में बहुत लोगों में ये शिकायत होता है कि वृषणकोश बढ़ जाता है ना, जिसको हम लोग एक और नाम है, इस एक और रोग है, इसको बोलते हैं हाइड्रोसील। क्या बोलते हैं जी, ये नाम है हाइड्रोसील, रोग का नाम है हाइड्रो, रोग के नाम है। हाँ बाघ का हाइड्रोसील क्या है जी, एगो रोग है जिसमें एक में क्या होता है, पानी उतर जाता है। क्या आता है जी, पानी उतर जाता है, उतर जाता है। पानी से कैसे उतरता है? यही वाला नाल के द्वारा में जाता है, सर नियमन फिर कैसे होता होगा? ऑपरेशन के द्वारा। ठीक, दो गो यहाँ पे रोग है, एगो होता है हर्निया। हर्निया में क्या होगा जी, शरीर के अंदर में से कुछ आंत होता है ना, छोटी आंत सब आंत होता है ना, उसका कुछ पार्ट अगर उसमें उतर गया, किसमें, यहाँ पर वृषणकोश में अगर उतर जाता है ना, तब उसको बोलते हैं हर्निया। इसको भी सर्जरी करके यहाँ पर निकाला जाता है, यानी ऑपरेशन करके निकाला जाता है, उसको अलग किया जाता है, इसको फिर बंद किया जाता है। कौन से नाल द्वारा, इंगुइनल नाल के द्वारा वो उतर जाता है ना। फिर इसी के द्वारा यहाँ पर पानी जो होता है वृषण के अंदर में उतर जाता है। जैसे में हम लोग पानी पीते हैं खड़ा होके, तो वहाँ पे कुछ कंट्रोल न रहे है ना, और वहाँ से क्या होता है जी, उतर जाता है। ठीक है, फिर जो होता है कि कुछ लोग जो होते हैं पेशाब करते हैं है ना, तो खड़ा होकर करते हैं, तो खड़ा होकर नहीं करना चाहिए। उसमें क्या होता है ना कि जो पेशाब का थैला होता है जिसको बोलते हैं मूत्राशय, उसमें कुछ जो होता है वहाँ पे पानी जो होता है बच जाता है, और वो पानी जो होता है इस नाल के द्वारा वहाँ पे उतर जाता है नीचे। जैसे ही वहाँ पे नीचे उतर जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटी हाइड्रोसील हो जाता है ना। बैठ के में कहीं नहीं होगा। बैठने से होता है ना कि जितना भी पानी है वो प्रेशर पड़ता है नीचे, बैठने से प्रेशर पड़ता है उस पर। जो मूत्राशय होता है, मूत्राशय पे क्या होगा जी, प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ के क्या होगा, पूरा के पूरा पानी जो होता है बाहर निकल जाएगा। तो शरीर के अंदर यानी जो मूत्राशय है वहाँ पे पानी बचा नहीं, जब पानी बचेगा नहीं तो वहाँ से नीचे उतरने में उसको नहीं बनेगा, वहाँ पानी रहबे नहीं करेगा तो उतरेगा कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो हाइड्रोसील होने का संभावना नहीं रहता है। ठीक, समझी। तो इस समझ में आया कि हाइड्रोसील कैसा होता है, हर्निया कैसा होता है, कैसे होता है, समझ में आया। हर्निया कैसे होता है जी, तो यहाँ पर याद रखना है कि वृषण में याद रखना है। देखो हर्निया, अगर आपसे पूछे कि हर्निया कैसे होता है, तो बोलना है कि हर्निया जो होता है इंगुइनल नाल के द्वारा कुछ आंत जो होता है वो उतर जाता है वृषणकोश में, तो यहाँ पे होता है हर्निया। और हाइड्रो जिसको बोलते हैं वृषणकोश, उसका आकार बढ़ जाता है। हाइड्रोसील क्या होता है जी, यहाँ पे एक रोग है। तो इंगुइनल नाल के द्वारा शरीर से पानी जो होता है, उदर गुहा से पानी जो होता है वो उतर जाता है। कहाँ पे, यहाँ पे वृषणकोश में। इसलिए क्या बोलते हैं जी, हम इसको हाइड्रोसील रोग बोलते हैं। ठीक, इसका चिकित्सा के लिए क्या करना पड़ता है जी, सर्जरी कराना पड़ता है, सर्जरी करा कर ही इसको ठीक किया जाता है। समझे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब देखिए, जो इंगुइनल हर्निया को शल्य चिकित्सा द्वारा क्या कहता है यहाँ पर जी, ठीक किया जाता है ना। वृषणकोश का ताप जो होता है शुक्राणु के निर्माण के लिए उपयुक्त होता है। समझे। अब यहाँ पर देखिए, वृषणकोश का शरीर का, वृषणकोश का जो तापमान जो होता है, अभी हम बताएं कि हम लोग का शरीर का कितना होता है, इतना। देखो ये भारतीय भवन का डाटा है, कितना किसका है जी, भारतीय भवन का। तो दोनों डाटा हम लाए थे है ना, कि ये दोनों डाटा आप लोग देख लीजिए। भारतीय भवन में इतना है, लेकिन आपको बोलना है आपके एनसीईआरटी में कितना है जी, 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस है। तो आप लोग को यही वाला क्या करना पड़ेगा, प्रधानता देने पड़ेगा, इसको नहीं देने पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भारतीय भवन है, अपना लिखा है। और एनसीईआरटी क्या जी, सरकारी किताब है। समझे ना, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अभी हम बता रहे थे कि यहाँ पे कितना होता है जी, वृषणकोश में लगभग कितना होता है, 200 वृषण पालिकाएं होती हैं। 250, ठीक 250 होता है ना।
अब उसके बाद देखो इसकी लंबाई कितना होता है जी, तो 4 से 5 सेंटीमीटर, फिर 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होता है जी, चौड़ाई होती है। और एक में वृष्णपालिका भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। अब ये वृष्णपालिका कैसा है जी, इसका नाम क्या था इंग्लिश में, ट्यूब्यूल्स। देखो यहाँ पे ये तुमको दिखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे ये वृष्ण है, वृष्ण का अंदर का आकार है ना, तो तुमको ये देखो ये लोब मिल रहा है ना ऐसे ऐसे, ये कितना रहता है जी, एक वो वृष्ण में कितना रहता है, 250 रहता है। समझे ना, क्या रहता है यहाँ पर जी, 250 रहता है। आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा याद, क्या नहीं बोलो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब है यहाँ पे प्रत्येक वृष्ण संयोजी उत्तक का बना होता है। देखो यहाँ पे प्रत्येक वृष्ण संयोजी उत्तक का बना एक आवरण से क्या होता है जी, ढका हुआ होता है ना। इस आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं जी, ट्यूनिका क्या है, एल्ब्यूजिनिया, क्या बोलते हैं इसको, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, है ना। देखो यहाँ पर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया करने हैं, देखो तो खोए तो नहीं, यहाँ पर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है ना। देखो कैसे अंडा देखो ना, अंडा तो अंडा के ऊपर से क्या रहता है, वो खोली रहता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का रहता है ना। उसी प्रकार से वृष्ण जो होता है एक अंडा के आकार का है, तो उसके ऊपर भी वो खोली रहता है ना। उसके ऊपर भी क्या रहता है जी, वो आवरण होता है ना। देखो यहाँ पर ये आवरण है, तो इस आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं जी, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। क्या बोलते हैं इसको, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, जिनिया इसका बोलते हैं, जिनिया है ना। अब देखो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया वृष्ण के अंदर कई क्या होता है जी, सेप्टा बनाता है, सेप्टा बनाता है, उसका के आवरण बनाता है। इससे वृष्ण कई खंडों में क्या होता है जी, यहाँ पर बंट जाता है। ठीक, प्रत्येक वृष्णपालिका के अंदर 1 से लेकर 3 क्या होता है जी, यहाँ पर कुंडलित रचनाएं होती हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, सेमिनल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। अब देखो तुमको ऐसा ऐसा दिख रहा है ना, ये वाला एगो ये है, ये क्या है जी, यहाँ पर एगो ये वाला पूरा तुमको क्या दिख रहा है, सेमिनल ट्यूब्यूल्स। फिर इसके अंदर में वो सेमिनल ट्यूब्यूल्स होगा, और फिर इसको अंदर में ऐसे अस्तर पे अस्तर ऐसे ऐसे करके यहाँ पर अस्तर पे, पहले का है सेमिनल ट्यूब्यूल्स, ये दूसर का है, ये तीसर का है ना। ऐसे करके एकरा में क्या रहता है जी, 3 लेयर में एकरा में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, सेमिनल ट्यूब्यूल्स देखने को मिलता है। समझे, तो याद रहेगा ना कि प्रत्येक वृष्णपालिका के अंदर, यानी देखो यहाँ पे प्रत्येक वृष्णपालिका के अंदर क्या जी, 1 से लेकर 3 को क्या रहता है, यहाँ पर कुंडलित रचनाएं होती हैं। उस रचना को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सेमिनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं। देखो यहाँ पे कैसे, अभी हम बताएं कि यहाँ पर देखो जितना तुमको दिख रहा है ये सब क्या है, ये शब्द तुमको क्या दिखने को मिल रहा है जी, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या मिल रहा है, सेमिनल ट्यूब्यूल्स है। हाँ, तो उसका क्या नाम है, वृष्णपालिका। क्या नाम है इसका जी, वृष्णपालिका। ठीक है, अब एकरा में देखो, एकरा में ये क्या होता है, 3 गो होता है। अभी बताया ना कि 3 गो होता है, 3 गो दम ऐसे ऐसे होता है। समझे, ये क्या होता है जी, कहीं कोई में 1 गो रहता है, देखो कोई में 1 गो तुमको देखने को मिलेगा। देखो इसमें 1 गो है, लेकिन एक में देखो एक में 2 गो है ना, 2 गो। फिर यहाँ पर 2 गो ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है जी, कोई में 3 गो भी होता है। समझी, तो ऐसे करके यहाँ पर क्या रहता है छोटी, यहाँ पर ये रहता है कौन, सेमिनल ट्यूब्यूल्स है ना। क्या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। इसमें क्या होता है जी, इसी में याद रखना, किसमें होता है शुक्राणु का निर्माण, शुक्र जनन जनक नलिका में होता है। याद रहेगा, बताओ शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, हम बोले कि कहाँ होता है, तो बोलना है वृष्ण में। ठीक, शुक्राणु का वृष्ण में, वृष्ण के अंदर में कहाँ पर होता है, शुक्र जनन, शुक्र जनक बोलो चाहे शुक्र जनन बोलो, है ना। शुक्र जनक नलिका में सेमिनल फेरस ट्यूब्यूल्स में होता है ना। बताओ
शुक्र जनन नलिका जो होता है उसके लोब कै गो होता है? ओकरा में कै गो होता है? 3 गो होता है। एगो से लेके 3 गो तक होता है ना? कै गो होता है जी? 3 गो तक होता है। ठीक है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं ना? वृषण पालिका कै गो होता है? दोनों मिला के 500, एगो में 250। देखो ट्यूनिका एल्बुजिना वृषण और लिंग को क्या करता है जी? ढकने वाली एक घनी सफेद रेशेदार संयोजी उत्तक की परत है। याद रखना, ट्यूनिका एल्बुजिना क्या है जी? एगो उत्तक है जो पेनिस में, और इसको क्या करता है जी? वृषण को ढकने का एक कार्य करता है। अब यहाँ पर देखो, शुक्र जनन नलिका वृषण में स्थित अति कुंडलित क्या जी? सूक्ष्म नलिकाएं हैं जो पुरुष प्रजनन प्रणाली में शुक्राणु उत्पादन यानी शुक्राणु जनन का प्राथमिक स्थल है। कौन जी? यहाँ पर देखो, यहाँ पे तुमको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, ये बोला देखो, ये कौन है? ये तुमको ऐसे ऐसे तुमको देखने को मिला। ये क्या है छोटी? ये क्या है? हाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। क्या है जी यहाँ पे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। और इसी में क्या होता है ना, इसी को इसको बाहर निकालो, ऐसे करके बाहर निकालो, मान लो कितना ही मोटा है ना? तो इसी के अंदर में क्या होता है जी? शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हाँ हाँ, ठीक। क्या होता है जी यहाँ पे? उसको बोलते हैं न्यूरॉन। ऊपर नीचे होता है, ऊपर से दूसरा कहता है नीचे गाइरस, सल्कस गाइरस। ठीक, अब देखो यहाँ पे, तो याद रखना यहाँ पे शुक्राणु क्या होता है जी? शुक्राणु का यहाँ पे क्या होता है? निर्माण होता है। इसी के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में क्या होता है छोटी? शुक्राणु का निर्माण होता है। इसी को बोलते हैं प्राथमिक शुक्राणु जनक अंग भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे बताओ? नहीं ना? आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन सा नलिका में शुक्राणु का निर्माण होता है? शुक्रजनक नलिका में होता है ना? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? ये कैसा रहता है जी? अति कुंडलित होता है, एकदम पूरा घना, पूरा एकदम क्या रहता है? एकदम रस्सी जैसे, मान लो कैसे रहता है, एकदम कुंडली रहता है, एकदम कुंडली जैसे, एकदम रचना ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे मान लो, ऐसे ऐसे पूरा रचना है ना? ऐसे ऐसे पूरा रचना रहता है, ये समझे? कुंडली के जैसा ये रहता है। अब देखो, प्रत्येक शुक्र जनन नलिका का भीतरी भाग में 2 प्रकार के क्या होते हैं जी? कोशिकाएं होते हैं, है ना? अब इसके अंदर में चलो जाओ, एक मान लो क्या है यहाँ पर जी? ये शुक्र जनक नलिका है। क्या है जी यहाँ पे? शुक्र जनक नलिका। इसके अंदर में कै गो रहता है कोशिका? तो इसके अंदर में तुमको मिलेगा 2 गो। यहाँ पर कितने मिलेगा जी? 2 प्रकार के कोशिका मिलेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एगो के जर्म कोशिका बोलते हैं, एगो क्या बोलते हैं जी? सर्टोली सेल। यहाँ पर कै प्रकार के कोशिका रहता है जी? 2 गो। कै प्रकार के? 2 गो। एगो कौन रहेगा यहाँ पे? नर जर्म कोशिका, है ना? और यहाँ पर ये क्या एक और रहता है जी? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल बोलो या कोशिका, इसको बोलो कोशिका, है ना? यहाँ पर कितना रहता है जी? 2 प्रकार के। पहले क्या बताएं? पहले हम बताएं आपको, लास्ट में कैलकुलेट कर देंगे, है ना? देखो यहाँ पे नर जनन कोशिका यानी नर जन्म कोशिका और सूत्री विभाजन के फल स्वरूप क्या करता है जी? शुक्राणु का निर्माण करता है ना? जबकि सर्टोली सेल क्या करता है जी? उसको पोषण प्रदान यानी जर्म सेल को क्या करता है जी? यहाँ पर पोषण प्रदान करने का काम करता है। देखिए यहाँ पर क्या है जी? शुक्र जनन यहाँ पर है ना? यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? प्राथमिक शुक्र कोशिका यानी प्राथमिक शुक्र कोशिका है। फिर यहाँ पर देखो ये क्या है जी? सर्टोली सेल है। ये सर्टोली सेल क्या करता है जी? यहाँ पे जर्म सेल को प्रोटीन देता है यानी वहाँ पे पोषण देता है। फिर यहाँ पे द्वितीय क्या बन गया जी? शुक्र कोशिका बन गया। फिर प्रसु कोशिका बन गया और फिर उसके बाद क्या बन जाता है जी? यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। ठीक है, कोई यहाँ पर दिक्कत?
क्या दिक्कत बता। सर एक आप है अरे यहाँ पे ही आ गया, हमको ई लाना। देखो यहाँ पे ये संरचना है क्या आप लोगों का कोशिकाओं का, अंदर में रहता है वृष्ण के अंदर में। देखो ये सर्टोली सेल है, ये यहाँ पर तुमको दिख रहा है जो यहाँ पे क्या है जी, सर्टोली सेल है। इसके बाद अंदर में कुछ ऐसा ये बना हुआ है ना। ये क्या है जी, यहाँ पर इसको बोलेंगे शुक्राणु, है ना। यहाँ पर क्या है, शुक्राणु जन यानी स्पर्मेटोगोनिया है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ना, ये दोनों के बीच में यानी शुक्राणुओं के यहाँ पे जो सेल जो है उसके बीच में एगो स्थान पाया जाता है, खाली स्थान, उसको क्या बोलते हैं, अंतराली कोशिकाएं, है ना। हाँ, यहाँ पे कोशिका है, लेकिन कौन सा कोशिका है, अंतराली कोशिकाएं हैं। अब देखो, शुक्राणु जनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र के अंदर में क्या होता है जी, यहाँ पर अंतराली अवकाश यानी इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है इसको, समझे ना। जो कि तुमको यहाँ पर ये दिख रहा है ये वाला, ये कौन है जी, इंटरस्टिशियल स्पेस तुमको ये दिख रहा है वाला, समझे ना। ये सब क्या तुमको दिख रहा है जी, इंटरस्टिशियल स्पेस तुमको ये दिख रहा है। ये इंटरस्टिशियल स्पेस क्या रहता है यहाँ पर जी, किसके बीच में रहता है, दोनों कोशिकाओं के बीच में रहता है। इनमें छोटी छोटी रुधिर मतलब क्या, नस, है ना। रुधिर वाहिनियां मतलब नस इसको बोलते हैं लोग ठेठ भाषा में, है ना। कैपिलरीज क्या होता है यहाँ पर जी, रहता है यहाँ पर छितरा हुआ रहता है। और फिर क्या वो अंतराली कोशिका यानी इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग कोशिका यानी इंटरस्टिशियल सेल होती है। यानी क्या इसको बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं लीडिंग सेल भी कहते हैं। जहां पे शुक्राणु यानी क्या है बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस के स्थान पर कौन सा सेल होता है जी, उसमें कौन सा सेल होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन सा कोशिका होता है, तो बोलना है कौन सा कोशिका, लीडिंग सेल, है ना, या लीडिंग कोशिका बोलते हैं। लीडिंग कोशिकाएं यहाँ पर याद रखना, एंड्रोजेन का क्या नाम है हिंदी में जी, पूजन, है ना। नामक क्या करता है यहाँ पर, एगो हार्मोन संश्लेषित करता है, हार्मोन का निर्माण करता है। यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं जो क्या करता है, इसको प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम करता है, समझे। अब यहां पर देखिए, पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत क्या होता है यहाँ पर जी, वृष्ण जालिका होता है यानी रेटेड टेस्टिस होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है जी, शुक्रवाहिका होता है। देखो ये जितना भी तुमको दिख रहा है ना, अभी बता रहे हैं ऑर्गन नाम, ये सब के सब ऑर्गन क्या है जी, सहायक है, यानी स्पर्म को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम करता है। इस सबको भी डिटेल से भी जानेंगे हम लोग, ठीक है। अधिवृष्ण होता है, इसको बोलते हैं एपिडिडमिस बोलते हैं। फिर क्या होता है यहाँ पर, शुक्रवाहक होता है यानी वास डिफरेंशिया होता है, जो शुक्राणु को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करता है ना। वृष्ण की शुक्रजनक नलिकाएं वृष्ण नलिकाओं के माध्यम से क्या होता है जी, शुक्रवाहिकाओं में खुलती है। बताया था ना कि शुक्र जो नलिका होता है, शुक्रजनक नलिका जो होता है वो कहाँ खुलता है जी, शुक्राशय में जाके खुल जाता है। वहां पे क्या होता है, जाके इकट्ठा होता है ना, वहां पर इकट्ठा होता है पूरी तरह से, समझें। और फिर उसके बाद जो होता है वहां से निकलता है। अब देखो यहाँ पे इसमें शुक्राशय। अब उसके बाद बताएं क्या कि तुम यहाँ पर पहले ये देख लो, फिगर से देख लो, फिगर से कहने गया, फिगर 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 ये बता चुके हैं आप लोगों को ना, बता चुके हैं हम। देखो यहाँ पर पहले निर्माण हुआ, किसका निर्माण हुआ, शुक्राणु का। यहाँ पर किसमें निर्माण हुआ था, वृष्ण में। वृष्ण में कौन, कहाँ पे, जन्म कोशिका से निर्माण हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से निर्माण होकर पहले आएगा यहाँ पे, इसका नाम क्या है जी, अधिवृष्ण। क्या नाम है इसका, अधिवृष्ण। यहाँ पे थोड़ा सा पोषण उषण लेगा और लेकर फिर यहाँ से निकल जाएगा इधर से। इसको क्या बोलते हैं, शुक्रवाहक नलिका या शुक्रवाहिनी नलिका, ठीक है। फिर यहाँ से कहाँ पे आएगा जी, शुक्राशय में आएगा, ठीक। और यहाँ पे ये जमा हो जाएगा, बस इतना ही किया तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। कोई दिक्कत, आओ पढ़ैले पे जो हिंदी में करके सबकी
अब देखो इसमें शुक्राशय के एक वाहिनी आती है, एक शुक्राशय में वो क्या होता है जी, वाहिनी आती है और मूत्र मार्ग में स्खलन वाहिनी के रूप में खुलती है। ये क्या करता है जी, ये नलिकाएं वृष्ण से प्राप्त शुक्राणुओं को भंडारित यानी मूत्र मार्ग से इनका बाहर स्थानांतरण करती है। यानी देखो यहाँ पे स्थानांतरित भी करती है और इसको इकट्ठा भी करने का काम करता है। और फिर उसके बाद क्या बोलता है जी, मूत्र मार्ग यानी मूत्राशय से निकल कर पुरुष के शिश्न के माध्यम से क्या होता है यहाँ पर जी, वो बाहर भी निकलते रहता है ना, जिसे मूत्राशय मुख्य यानी यूरेथ्रल मीएटस कहते हैं, है ना। यानी फिर क्या होता है जी कि वहाँ से शुक्राणु जो होता है वो फिर बाहर आराम से अपना निकलते जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पर इटालियन के उत्तकी यानी इसका जो सर्टोली सेल का जो खोज किया था ना, वो कौन था जी, हाँ इताली के वो वैज्ञानिक थे जिसका नाम क्या था जी यहाँ पे, एनरिको सर्टोली, और उसी के नाम पर सर्टोली सेल नाम दे दिया गया है। क्या इताली को ये वो होगा, देखो पहले ढेर पहले क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पर देखो लीडिंग यानी लीडिंग कोशिका का जो खोज किया था ना, वो कौन है, जर्मन के थे, समझे ना। इनका क्या नाम था जी, लाइडिंग फ्रांज वान ल, है ना। इनका पूरा नाम था लाइडिंग फ्रांज वान ल, है ना। ल ये कब किए थे, 1821 से इतना इनका जन्म है ना, इसी के बीच में ये किए थे। ठीक, फिर लड़की, फिर उसके बाद कि इन कोशिकाओं द्वारा नर क्या होता है जी, यहाँ पर देखो यानी हम बताए थे कि लीडिंग सेल के द्वारा ही क्या होता है जी, एंड्रोजन नर हार्मोन का निर्माण होता है, समझे। कोई यहाँ पर दिक्कत, बढ़ा ली पे जवाब। देखो पहले हम क्या बतलाएं शुरू से, वृष्ण है ना। वृष्ण में फिर कहाँ गया था जी, वृष्ण के अंदर में फिर था क्या, एक वृष्ण पालिका। इसका संख्या कितना था, एगो में 250 और दूगो में क्या कितना होगा जी, 500, है ना। ये कितना था, 2 गो मतलब था। अब उसके बाद एकरा में क्या था जी, एकरा अंदर में शुक्र जनक नलिका था, है ना। कई लोब में रहता है जी, 1 से लेके 3 लोब में रहता है। इसके अंदर में क्या रहता है छोटी, एकरा अंदर में 2 गो रहता है, 2 गो सेल रहता है। एगो कौन सेल रहता है, एगो नर चाहे बोल सकते हैं जर्म कोशिका बोलेंगे, जर्म कोशिका है ना। ये क्या करता है कोशिका, ये क्या करता है, जर्म कोशिका क्या करता है जी, ये शुक्राणु को डेवलप करता है, शुक्राणु को बनाता है। ठीक, अब उसके बाद देखो यहाँ पे दूसरा का कौन है जी, सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका ये क्या करता है, ये पोषण देने का काम करता है, समझे। बस यही तो बताए थे, है ना। फिर उसके बाद ये डेवलप होगा, अधिवृष्ण में जाएगा, वहाँ पर डेवलप होगा, फिर वैसे करते करते ये संपूर्ण हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। तो चलो आज के लिए इतना ही। पढ़ने के मन रहेगा तो आना, नहीं तो मत आना। ठीक, फोटो वाला करे था, नोटंगी कर जाता है। मैं तो सर पता क्या करेंगे, लोग फिर शिकायत किए हैं, खाली बैठ के नोटंगी करता रहता है। नहीं आता तब ऐसा नहीं पढ़ा।
नहीं, खाली उन्हें पढ़ाते हैं बस। साज पेड़ा वाला करा फोटो आप खींच चला